नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, अनुवाद इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अपने पिछले सेशन में हमने अनुवाद के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में बात की थी। हमने बात की थी किस प्रकार अगर आप अनुवाद इस शैली में निपुण हो जाते हैं तो आप विभिन्न क्षेत्रों में रुख कर सकते हैं, विभिन्न क्षेत्रों की ओर अग्रसर हो सकते हैं। हमने पिछले सेशन में भाषा और अनुवाद, शिक्षा और अनुवाद और वाणिज्य और अनुवाद पर विशेष चर्चा की थी। मित्रों, हम अपने पिछले लेक्चर को आगे और बढ़ाना चाहेंगे और अनुवाद के आगे और विभिन्न क्षेत्रों के बारे में बात करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे वैज्ञानिक साहित्य और अनुवाद, और हम बात करेंगे संसद और अनुवाद। और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पीसी टंडन। डॉक्टर पीसी टंडन प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में। आइए मित्रों, इनका स्वागत करते हैं और वैज्ञानिक साहित्य और अनुवाद और संसद और अनुवाद पर विशेष जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं इन्हीं से। तो डॉक्टर टंडन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। नमस्कार मित्रों। अनुवाद के बहुत अधिक यानी विस्तृत और व्यापक स्तर पर हम देख सकते हैं कि आयाम हैं, क्षेत्र हैं, और स्वाभाविक है कि जब हम 21वीं शताब्दी में अपने को महसूस कर रहे हैं तो वह विज्ञान की दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से और टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी की दृष्टि से निश्चित ही बहुत अग्रसर शताब्दी है। और ऐसे में स्वाभाविक है कि हम ये देखेंगे कि भारत में जो वैज्ञानिक साहित्य है, जो वैज्ञानिक शोध या अनुसंधान आदि हैं, और उसके आधार पर जो उपलब्धियां हैं, इनको हम अनुवाद के माध्यम से कैसे जोड़ पाते हैं, और विश्व के भिन्न भिन्न देशों में इस क्षेत्र में जो कार्य हो रहा है, जो अद्यतन और अधुनातन जानकारियां उपलब्ध हो रही हैं, वो प्रयोगशालाओं में जो निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं, उनके लिए अपनी एक विशिष्ट भाषा है विज्ञान की। क्योंकि यह हम जानते हैं कि भाषा विषय के आधार पर, अनुशासन के आधार पर बदलती चलती है। जो भाषा प्रशासन की है, कार्यालय की है, वह सामान्य बातचीत की या परिवार की भाषा नहीं होती। जो भाषा मीडिया की है, वो शब्दावली के स्तर पर भी हम उसे देख सकते हैं, प्रयुक्तियों के स्तर पर भी हम उसे देख सकते हैं, और भाषिक मुहावरों के स्तर पर भी। वह मीडिया का जो तेवर है भाषा का, मीडिया का जो मुहावरा है भाषा का, या उसकी अपनी एक जो विशिष्ट शैली है, शैली विशिष्ट है, उसको हम साहित्य की भाषा में नहीं देख पाते, उसको हम कंप्यूटर की भाषा में नहीं देख पाते। तो अलग अलग अनुशासनों में भाषा भी अलग अलग होती है। जैसे हम समाचार पत्रों में भाषा के अनेक रूप देख लेते हैं, रेडियो टेलीविज़न में भाषा के अनेक रूप देख लेते हैं, हम खेल की भाषा, हम बाज़ार की भाषा, विनिमय की भाषा, वाणिज्य और व्यापार की भाषा, अर्थशास्त्र आदि की भाषा। तो ये अंतर उन अनुशासनों के साथ भाषा का भी रहता है। तो स्वाभाविक है कि विज्ञान साहित्य से बिल्कुल अलग प्रकार का अनुशासन है। विज्ञान में जो निष्कर्ष हैं वो तथ्य आधारित होते हैं। विज्ञान में जो तार्किकता है वह प्रबल होती है, महत्वपूर्ण होती है। विज्ञान में कविता की भाषा या गद्य की भाषा, उस तरह से जो कथा साहित्य आदि या गद्य की अलग विधाओं की भाषा है, उससे भिन्नता होती है। इसमें फार्मूले भी होते हैं विज्ञान में, या इसके अंतर्गत अंग्रेजी के माध्यम से देश भर की भाषाओं का जो वैज्ञानिक ज्ञान साहित्य है, वो वैज्ञानिक साहित्य है, ज्ञान साहित्य, वो हम अपनी भाषा में लाने का यत्न करते हैं। तो ऐसे में अनुवाद की इस प्रक्रिया में अंग्रेजी के वैज्ञानिक शब्दावली, जो विज्ञान की शब्दावली है, और अंग्रेजी में लिखित वैज्ञानिक साहित्य,
उसको हिंदी में हम लाने का यत्न करते हैं। और यह केवल विदेशी साहित्य ही वैज्ञानिक नहीं है, बल्कि भारत में भी बहुत सारे वैज्ञानिकों की शिक्षा जो है, शोध आदि की जो प्रक्रिया है, वो अंग्रेजी माध्यम से हुई है। तो स्वाभाविक है अंग्रेजी में उपलब्ध विद्यालयी शिक्षा में, महाविद्यालयी शिक्षा में या विश्वविद्यालयी शिक्षा में या मिनिस्ट्रीज़ में, जो मंत्रालय हैं हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के, उनमें जो काम चल रहे हैं, उन सब को हिंदी में लाने का यत्न जब हम करते हैं, फिर हिंदी से हम भारतीय भाषाओं में उनका अनुवाद करने का जो यत्न करते हैं, तो ऐसे में इस अनुवाद की प्रक्रिया से हमें विज्ञान को जोड़ना पड़ता है। इसलिए मित्रों, यह भी स्पष्ट है कि वैज्ञानिक साहित्य का अनुवाद जब करना हो तो वह केवल भाषाविद नहीं कर सकता कि उसे दो भाषाएं, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों आती हों तो वो विज्ञान का भी अनुवाद कर ले। विज्ञान के अनुवाद के लिए, क्योंकि विज्ञान की जो शाखाएं हैं, विज्ञान की का जो विस्तार है वो तो बहुत व्यापक है। हम विज्ञान में ही बहुत सारे जो अंतर्निहित अनुशासन है उनकी चर्चा भी कर सकते हैं, जैसे भौतिक विज्ञान है, जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, कृषि विज्ञान है, नक्षत्र विज्ञान है, नृविज्ञान है, गृह विज्ञान है। ऐसे बहुत सारे हम विज्ञान की जो ब्रांचेज हैं, जो शाखाएं हैं, उनको देख सकते हैं। तो इनमें भी हम देख सकते हैं कि किसी एक अनुशासन, अंतर अनुशासन की किसी एक शाखा का विशेषज्ञ, यह ज़रूरी नहीं कि वह दूसरी शाखा का भी विशेषज्ञ हो, क्योंकि जो फिज़िक्स का या भौतिक विज्ञान का विशेषज्ञ है, यह ज़रूरी नहीं कि वह कृषि विज्ञान का भी विशेषज्ञ हो, यह ज़रूरी नहीं कि वह नृविज्ञान का भी विशेषज्ञ हो। तो इस तरह से विषय की भिन्नता, विशेषज्ञता भी अलग अलग तरह से अपेक्षा उसकी करती है। तो स्वाभाविक है कि उसकी भाषा भी फिर अलग तरह से ही हमारे समक्ष आती है। तो मित्रों, जैसे मौसम विज्ञान है, तो मौसम विज्ञान की भाषा का मुहावरा, उसकी शब्दावली, उसका तेवर वे नितांत भिन्न है, और उसी तरह की शब्दावली का प्रयोग वहाँ करना अनिवार्य है। यदि उस तरह का प्रयोग हम उस शब्दावली का जो निर्धारित है, जो मानक है, जो CSTT ने या वो संबद्ध संस्थाओं ने इस प्रकार की शब्दावली का जो निर्माण किया है, उसका प्रयोग यदि हम नहीं करते हैं, तो जो विषय की अवधारणा है वह खंडित हो जाती है, वह टूटती है, वो उस तरह से संप्रेषित नहीं हो पाती जिस तरह से हम उसकी अपेक्षा करते हैं। तो यह बात अंग्रेजी की अवधारणात्मक शब्दावली में भी हम देख सकते हैं, और दूसरी भाषाओं, भारतीय या विदेशी समस्त भाषाओं में जब इस तरह की अनुशासनात्मक अवधारणात्मक शब्दावली पर हम दृष्टि डालते हैं तो वह विशिष्ट होती ही है। इसलिए विज्ञान के अनुवाद में शब्दावली की आधारशिला वह बहुत महत्वपूर्ण है, और उस शब्दावली के बिना, जैसे किसी भवन का निर्माण हम उसकी बुनियाद के बिना नहीं कर सकते, ऐसे विज्ञान आदि, उद्योग प्रौद्योगिकी आदि, टेक्नोलॉजी आदि, कंप्यूटर आदि क्षेत्रों में जो व्यावहारिक अनुशासन है, उनमें इस तरह की शब्दावली के बिना अनुवाद की संभावनाएं नहीं बनती। यदि अनुवाद हम करते हैं सरलीकरण के नाम पर, या उस शब्दावली को बदलकर उसके स्थान पर स्वेच्छा से कोई और शब्द रखकर करना चाहते हैं, तो वहाँ पर अर्थ का अनर्थ होता है। वहाँ पर जो वांछित उसके जो नियम हैं, आचार संहिताएं हैं, उसके जो गुण हैं, योग्यताएं हैं, वो उनकी पूर्ति हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए मित्रों, और हम यह भी जानते हैं कि आज के ज़माने में विज्ञान विकास का बड़ा महत्वपूर्ण आधार है। हम विज्ञान में नित्य नई नई उपलब्धियों को देख रहे हैं, और ये उपलब्धियां जन सामान्य से कैसे जुड़ रही हैं, इसको भी हम देख रहे हैं। हमने टेलीविज़न की जब आविष्कार हुआ, रेडियो का आविष्कार हुआ, फिर टेलीफोन का आविष्कार हुआ, फिर तरह तरह के वाहन बनते चले गए, फिर जल वाहन, थल वाहन, और फिर वायु वाहन भी बन गए। और इसी प्रकार से फिर हम देखते हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, आधुनिकता आगे बढ़ी, विज्ञान आगे बढ़ा, तो
हेल्थ के यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी विज्ञान ने बड़े चमत्कार किए। तरह तरह के ऑपरेशन जिनको हम कहते हैं वो होने लगे, अंगों का प्रत्यारोपण संभव हो गया, वह होने लगा। तो ये विज्ञान की जो विकास धारा है, विकास क्रम है, वो शब्दावली का, भाषा का विकास भी कर रहा है। जैसे जैसे जिस क्षेत्र में शोध हो रही है, उपलब्धियां हासिल हो रही हैं, उस क्षेत्र की भाषा, उसके शब्द, उसके वाक्य विन्यास, उसकी प्रयुक्तियां, उनका भी विनिमय अन्य भाषाओं के साथ हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं, मुद्दे हैं जिनका हम विज्ञान के क्षेत्र में अनुवाद कर ही नहीं पाते हैं, और बहुत सारे अनुवाद हम कर रहे हैं। हमारी जो मानक शब्दावली आयोग है, जो CSTT के नाम से जाना जाता है, वह इस दिशा में बड़ा उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम है विज्ञान में, विज्ञान की दृष्टि से अगर हम देखें तो वह भी एक बड़ी भारी सामाजिक उपलब्धि है। हम पेजर और फिर मोबाइल और फिर कंप्यूटर, फिर इंटरनेट और फिर ट्विटर और फिर सिनेमा और फिर इसी तरह से और क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उनके अंतर्गत भी फिर उनके एप्लीकेशंस बढ़ते जा रहे हैं और लगातार उसमें जिसको हम कहते हैं आधुनिकीकरण, अपडेशन लगातार चल रहा है। तो इन सब में हम देख सकते हैं कि भाषा बहुत महत्वपूर्ण है, और जब अंतरण करते हैं हम, आदान प्रदान करते हैं हम उस भाषा में, तो फिर अनुवाद भी उसके साथ जुड़ा हुआ हमारे साथ चलता है, क्योंकि उसके बिना हम ये इस दिशा में काम नहीं कर पाते। इसलिए मित्रों, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे शब्द हिंदी के बनाए गए, समतुल्य शब्दों की संरचना बनी, निर्माण हुआ। उनके कंसेप्ट को, उनकी अवधारणा को समझकर जब शब्द रचना की गई तो कहीं उपसर्ग, कहीं प्रत्यय, कहीं धातु, कहीं संस्कृत निष्ठता, कहीं लौकिकता, कहीं अंग्रेजी का यथावत स्वीकृति, ऐसे अनेक पक्ष हैं जो हम देख सकते हैं। तो कुछ शब्द विज्ञान में जो बने वो मान्य भी हुए, स्वीकृत हुए, उनका बड़ा भारी स्वागत हुआ, और कुछ शब्द बने लेकिन उन्हें प्रयोक्ता समुदाय ने स्वीकार ही नहीं किया, यानी वो प्रयोग में नहीं आए। तो ऐसी स्थितियां अक्सर रहती हैं, हर भाषा में रहती हैं, क्योंकि हर शब्द उसी तरह लोकप्रिय या प्रयोगधर्मी नहीं हो पाता जिस तरह कुछ शब्द तुलना में अधिक हो जाते हैं। तो ऐसे में वैज्ञानिक साहित्य का जो अनुवाद है और वैज्ञानिक शब्दावली के निर्माण के साथ उसका जो चोली दामन का संबंध है वो बना हुआ है। ये इस विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो अनुवाद हो रहे हैं वो एक तरह से भाषा के आधुनिकीकरण, नवीनीकरण की ओर भी हमें ले जाते हैं, क्योंकि जब वो शब्द उस तर्ज पर, उस मूल शब्द की तर्ज पर हिंदी में जब शब्द क्वाइन किया जाता है, बनाया जाता है, तो वो हिंदी की संपदा, शब्द संपदा में शामिल होता है। उससे विकास होता है, हमारी समृद्धि होती है, हमारी जो शब्दावली है वो उसकी संख्या बढ़ती है। तो इस तरह से ये आधुनिकीकरण, भाषा के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया भी वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद के साथ जुड़ी रहती है, और स्वाभाविक है कि यह प्रक्रिया सतत है। यह कोई किसी एक स्थल पर रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि विश्व में लगातार इस क्षेत्र में काम हो रहा है और ये दिशा आगे बढ़ रही है। विज्ञान, तकनीक, प्रौद्योगिकी, इन सभी क्षेत्रों में जो शब्दावली होती है सामान्यतः, जो अंग्रेजी के शब्दों के समतुल्य हिंदी में इन अनुशासनों और अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए जो शब्द बनाए जाते हैं, वो शब्द सामान्यतः अभिधार्थ होते हैं, अभिधापरक होते हैं। उनमें वो जो लाक्षणिकता और व्यंजनापरक अभिव्यक्तियाँ वो नहीं होती हैं, क्योंकि उनका संबंध साहित्य तक तो रहता है, या सामान्य जीवन में भी हम लक्षणा व्यंजना का प्रयोग करते हैं, लेकिन विज्ञान में और प्रौद्योगिकी में, क्योंकि हम जब कंप्यूटर के माध्यम से, मशीन के माध्यम से अनुवाद करते हैं, जिसकी चर्चा आगे हम करेंगे, तो मशीन तो जो कुछ उसे दिया गया है उसी को वापस करती है। वह अपना दिमाग नहीं लगा पाती, वह अपनी संवेदना का इस्तेमाल नहीं कर पाती, क्योंकि मशीन के पास न तो अपना मौलिक दिमाग है, अपनी बुद्धि है, और न उसके पास वह हृदय, वह भावना और वह संवेदना है।
इसलिए जो कुछ मनुष्य उसमें फीड करता है वह उसी को वापस करती है। इसलिए मशीन हमारे सामने कई विकल्प रख देती है शब्दों के कि आप इस शब्द के ये विकल्प हैं, यहाँ कौन सा शब्द चाहिए वो आप बताइए। तो यह स्वाभाविक है कि अभिधापरक अभिव्यक्तियाँ ही विज्ञान के क्षेत्र में अनुवाद के माध्यम से हम देख सकते हैं, या मौलिक लेखन में भी वह अभिधात्मक ही होना चाहिए, वह साहित्यिक भाषा में नहीं होना चाहिए उसकी अभिव्यक्ति। जैसे हम प्रयोग करते हैं आशा की किरणें, तो आशा की किरणें एक लिटरेरी टर्म तो हो सकती है, एक साहित्यिक प्रयुक्ति हो सकती है, और उसका फिर हम एक अभीष्ट अर्थ निकाल भी सकते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन करके, उसकी व्याख्या करके, संदर्भ सापेक्ष उसकी अर्थ व्यंजना को समझकर हम उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन विज्ञान में आशा की किरण नहीं होती, वहाँ तो सूर्य की किरणें हो सकती हैं, चंद्रमा की किरणें हो सकती हैं, लेकिन आशा की किरणें विज्ञान में नहीं होंगी। जैसे हम कहते हैं घर का चिराग, तो साहित्य में तो घर का चिराग है क्योंकि वो प्रतीकात्मक है, जिससे एक ऐसा परिवार का ऐसा व्यक्ति, जिससे एक ऐसा बच्चा जिससे भविष्य की सारी उम्मीदें, सारी आशाएं जुड़ी हुई हैं, वो घर का चिराग है। अब घर का चिराग का हम शाब्दिक अर्थ नहीं कर सकते, अन्यथा हमें कहना पड़ेगा कि लैंप ऑफ द फैमिली, तो लैंप ऑफ द फैमिली जैसी बात वहाँ नहीं है। तो विज्ञान में चिराग का अर्थ बिल्कुल अलग है, और यहाँ पर घर का चिराग में जो साहित्यिक मुहावरा है उसका अर्थ बिल्कुल अलग तरह से है। इसीलिए हम देख सकते हैं कि हम भाषा के स्तर पर विज्ञान की भाषा में, बोलचाल की भाषा में, साहित्य की भाषा में, इनमें अंतर पाते हैं। एक डॉक्टर की भाषा एक आम आदमी की भाषा नहीं हो सकती, एक आर्किटेक्ट की भाषा, एक इंजीनियर की भाषा सामान्य व्यक्ति की भाषा नहीं हो सकती। इसलिए उनका अनुवाद करते समय हमें इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि हम इस तरह के प्रयोग किस तरह अनुदित होकर पाठकों तक, जन सामान्य तक आ सकते हैं। तकनीक में, विज्ञान में हम रेज ऑफ द होप इस तरह का प्रयोग नहीं कर सकते, मतलब आशा की किरणें इस तरह का प्रयोग हम नहीं कर सकते, या अन्य जो इडियोमेटिक यूज़ हैं, मुहावरेदार, लोकोक्ति परक, सूक्ति परक जो प्रयोग हैं, उनको हम उस तरह से अनुवाद विज्ञान के क्षेत्र में नहीं कर पाते। इसलिए विज्ञान प्रकाश की किरण की बात तो करेगा, विज्ञान आशा की किरण की बात नहीं करेगा। विज्ञान में त्रिकोण, ट्रायंगुलर जिसको हम कहते हैं, वह होगा, और वह ट्रायंगुलर वैज्ञानिक दृष्टि से ही व्याख्यायित होगा, वह सामाजिक दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से या अन्य साहित्यिक आदि दृष्टि से उसको हम व्याख्यायित नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी फिल्म में एक नायिका और दो नायक हैं, तो हम इसको ट्रायंगुलर लव के रूप में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर वो वैज्ञानिक दृष्टि ट्रायंगुलर वाली नहीं है, वहाँ बिल्कुल अलग तरह का अर्थ है। यानी प्रेम का त्रिकोण विज्ञान में नहीं हो सकता, लेकिन सामान्य जीवन में और सामाजिक जीवन में हो सकता है। इसलिए केमिस्ट्री ऑफ लव या अन्य किसी प्रकार का प्रयोग हम उस तरह की कल्पना विज्ञान के क्षेत्र में सामान्यतः नहीं कर पाते। मित्रों, जहाँ तक विज्ञान के क्षेत्र में शोध उपलब्धियों का संदर्भ है, यानी अनुसंधित्सु जो है, शोधार्थी जो है, रिसर्चर जो है, साइंटिस्ट जो है, उसने जो भी खोज की है, उस सामान्यतः उस खोज का जो नामकरण होता है वह उस साइंटिस्ट के, उस रिसर्चर के नाम से या उसके सरनेम से या उसके निक नेम से कहीं जुड़ा रहता है। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो अपारदर्शी शब्द होते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं होते, उसका अनुवाद भी नहीं हो सकता। जो शब्द ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलेशन उन्हीं का हो सकता है, जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं है, उनका अनुवाद हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए किसी का नाम अगर चंद्र प्रकाश है या उसकी खोज का नाम मान लीजिए चंद्र प्रकाश है, तो हम उसे मूनलाइट नहीं कह सकते। वो किसी भी भाषा में जाएगा
तो चंद्र प्रकाश के रूप में ही जाएगा और वहाँ हम ट्रांसलेशन ना करके ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से उसका प्रस्तुति उसकी करते हैं। जैसे फ़ारेनहाइट है या वोल्ट मीटर है या एम्पियर है या वॉल्ट्स है, ये सारे वो शब्द हैं जो हैं अंग्रेजी के, लेकिन हिंदी में भी हम इनका प्रयोग इसी रूप में करते हैं क्योंकि ये पारदर्शी नहीं है, अपारदर्शी शब्द हैं और इसलिए अपारदर्शी शब्दों का अनुवाद करना संभव भी नहीं है, अपेक्षित भी नहीं है, क्योंकि रिसर्चर की जो छवि है वो उसके साथ जुड़ी होती है। बहुत सारे अर्ध पारिभाषिक शब्द भी विज्ञान में होते हैं, जैसे एरोड्रोम। एरोड्रोम के लिए हिंदी में हमने हवाई अड्डा शब्द का निर्माण किया, या एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के लिए हमने हवाई पत्तन शब्द का प्रयोग किया। तो ये माने अर्ध पारिभाषिक, सेमी डायमेंशनल, सेमी अवधारणात्मक या सेमी कंसेप्चुअल, इस तरह के शब्दों के रूप में भी इनका प्रयोग होता है। पूर्ण पारिभाषिक शब्द भी होते हैं, जैसे मॉलिक्यूल शब्द है जिसके लिए हिंदी में हमने अणु शब्द का निर्माण किया। एटॉम शब्द है, एटम बॉम्ब जिससे हम बनाते हैं, तो एटॉम में हम के लिए हमने परमाणु शब्द का निर्माण किया। रेडियो एक्टिविटी, अब रेडियो एक्टिविटी के लिए हिंदी में रेडियो एक्टिवता शब्द का निर्माण कर लिया। एक्टिविटी, एक्टिवता, तो ये जो दोनों का मिलन है, आधा अंग्रेजी का आधा अंतरण करके उसी रूप में, तो या जीन शब्द अंग्रेजी में है तो जीन के लिए हिंदी में हमने जीन्स शब्द का प्रयोग कर लिया। तो ये तमाम तरह के उदाहरण इस बात के साक्षी हैं कि विज्ञान ने भी शब्द निर्माण के समय, विज्ञान के लिए शब्दावली निर्माण करते हुए बहुत सारे सिद्धांत बनाए गए और उसी तरह के शब्दों को फिर संबद्ध अनुशासन या विषय के साथ जोड़ा गया। एक उदाहरण से हम और अपनी बात को स्पष्ट कर पाएंगे, जैसे ब्लड शब्द है। ब्लड के लिए रक्त शब्द का भी प्रयोग हिंदी में मिलता है, खून शब्द का भी प्रयोग हमें मिलता है, लेकिन ब्लड प्रेशर के लिए जब हम हिंदी समतुल्य की बात करते हैं तो वहाँ रक्तचाप शब्द का ही प्रयोग मान्य है, क्योंकि वही मानक प्रयोग है। हम उसे खून चाप नहीं कह सकते, क्योंकि खून शब्द जन सामान्य की प्रयोग धर्मिता से भले ही जुड़ा हो, पर विज्ञान का शब्द नहीं है, इसलिए वहाँ रक्तचाप शब्द का ही प्रयोग करना समुचित है, अपेक्षित है। जैसे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के लिए हमने हिंदी में किसी शब्द का निर्माण नहीं किया, इसलिए आज भी हिंदी में विज्ञान की हिंदी में लिखित सामग्री और पुस्तकों में हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन के रूप में ही प्रयोग किया जा रहा है। एनीमिया है, एनीमिया, हालांकि हिंदी जगत में एनीमिया शब्द का प्रयोग खूब है, जन सामान्य में भी है, एनीमिक हो गया, एनीमिया हो गया, लेकिन उसके लिए शब्दावली आयोग ने रक्त अल्पता शब्द का निर्माण किया कि खून की कमी। अब खून की कमी नहीं कह सकते, अगर हिंदी में हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसके लिए वह जो मानक शब्द निर्मित हुआ है वो रक्त अल्पता है और उसी का प्रयोग हमें करना चाहिए। इसी तरह कोलेस्ट्रोल है, तो कोलेस्ट्रोल को हिंदी में हम कोलेस्ट्रोल कह रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ शब्द जो अपारदर्शी हैं उनको हमने यथावत हिंदी में स्वीकार कर लिया है और कुछ जो पारदर्शी हैं उनका अनुवाद हम कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए आयोग ने शब्दावली का निर्माण किया है। इसलिए विज्ञान के क्षेत्र में जिस अनुवाद जन्य अनुदित भाषा की बात हम करते हैं वह सुस्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि उसका जो पाठक है वह है जो अंग्रेजी को या अंग्रेजी लिखित शब्दावली को, विज्ञान की या भाषा को वो उस तरह से नहीं समझ पा रहा, नहीं जानता। इसलिए हिंदी में वो चाहता है कि उसे जो भी वैज्ञानिक भाषा और सामग्री उपलब्ध हो रही है विज्ञान की, वह पारदर्शी हो, स्पष्ट हो, सुगम्य हो, बोधनिष्ठ हो। ये सारी अपेक्षाएं उसके साथ जुड़ी रहती हैं। यथासंभव संक्षिप्तता भी होनी चाहिए और विज्ञान की अपनी एक जो शैली है, जो अभिव्यक्ति पद्धति है वैज्ञानिक भाषा की, वैज्ञानिक साहित्य की, वो उसकी गंध भी उस अनुदित भाषा में रहनी चाहिए। और
बड़ी बात यह कि विज्ञान की सामग्री वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। उसमें विशेषणों का, अलंकारों का या अतिशय विस्तार का, अवांछित विस्तार करने का, इसकी ज़रूरत उसमें नहीं होती। तो इसलिए उसको भी हम ध्यान में रखते हैं। और विज्ञान आदि की सामग्री, विज्ञान आदि की शब्दावली में कहीं कहीं इसलिए हम जो शाब्दिक अनुवाद है उस पर भी बल देते हैं, लेकिन वो पूर्णतः उसका एप्लीकेशन या उसका अनुप्रयोग नहीं हो पाता। कंप्यूटर के क्षेत्र में हम देख सकते हैं इसी तरह की शब्दावली का निर्माण शुद्ध वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद और लोकप्रिय वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद, ये विभाजन हम केवल इस दृष्टि से करते हैं कि विज्ञान का एक रूप जो जनसामान्य में बड़ा प्रचलित है और विज्ञान का एक रूप जो उस विषय के, उस अनुशासन के विशेषज्ञों में जिसकी स्वीकृति है। इसलिए संस्कृत की वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली को हमें यथावत स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि संस्कृत माध्यम से या संस्कृत की शब्दावली से जिस विज्ञान के शब्दों का निर्माण हुआ है, जिस विज्ञान के शब्दों को हमने आयात किया है, वो वास्तव में बहुत ही सार्थक हैं। जैसे आयुर्विज्ञान, चरक, सुश्रुत, वैदिक, औपनिषदिक, चिकित्सा पद्धति, है ना, ये गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, महावीराचार्य आदि इन्होंने जो शब्द बनाए थे वो शब्द भी विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो वो शब्द भी, सुश्रुत जैसे एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है जो इधर विगत कुछ वर्षों में बहुत लोकप्रिय हो गया और प्रचलन में आ भी गया। निघंटु शब्दकोश में सामान्य जन को ध्यान में रखते हुए कुछ शब्दों का परिचय भी दिया गया और विज्ञान शब्दावली ने उसका भी लाभ उठाया। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग ने इस तरह की भारतीय जो शब्द संपदा की विरासत है जो संस्कृत से हमें उपलब्ध है, उसका शब्दावली निर्माण करते हुए, वैज्ञानिक साहित्य का निर्माण करते हुए उसका लाभ भी उठाया गया। इस तरह मित्रों, भारतीय लोक जीवन में प्रचलित वैज्ञानिक शब्दावली और विज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रहे वैज्ञानिकों, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, अनुसंधित्सु आदि, उनके क्षेत्र में, उनके ज्यूरिसडिक्शन में जो प्रयोग हो रही है शब्दावली, उसको भी हम देख सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक या तकनीकी शब्दों को यथावत स्वीकार करने का सिद्धांत भी बनाया गया। जैसे हम देख सकते हैं कि एल्बम शब्द है, इंजन है, कैलेंडर है, कैमरा है, मशीन है, प्लास्टिक है, वायलिन है, मीटर है, लीटर है, गीज़र है और इसी तरह के, लालटेन है। ये सारे शब्द वो हैं जो बैटरी है, सेल है, बटन है, ब्लेड है, ये सारे शब्द इस तरह के शब्द हैं जो अपारदर्शी हैं। इसलिए इनका अनुवाद न करने का सिद्धांत भी बनाया गया और इनमें से बहुत सारे शब्द रूसी, अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, हिंदी आदि अनेक भाषाओं में, अनेक देशों में इनका प्रयोग यथावत हो रहा है और यही इसके लिए समुचित भी है। इसलिए मित्रों, अगर हम यह कहें कि साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में शब्दावली निर्माण, अनुवाद, हिंदी में उसका प्रयोग, यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और एब्रीविएट करना, शब्दों को संक्षिप्त करना, यह भी विज्ञान के क्षेत्र में हम देख सकते हैं। जैसे इनसेट शब्द का प्रयोग है, इसरो शब्द का प्रयोग है, नेफा शब्द का प्रयोग है। इनसेट जो है वो इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट प्रोग्राम है, तो उसका हमने संक्षिप्तीकरण करके इनसेट बना दिया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हमने हिंदी में इसरो शब्द, जो है तो अंग्रेजी का, लेकिन उसको हमने एब्रीविएट करके हिंदी में भी यथावत इसरो प्रयोग करना शुरू कर दिया। नेफा शब्द है जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन आदि इस क्षेत्रों में जो प्रयुक्त होते हैं। तो कुल मिलाकर विज्ञान के क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि विषय की विशेषज्ञता, भाषा पर अधिकार, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, शब्दावली का समुचित ज्ञान और प्रयोक्ता समुदाय का मनोविज्ञान, इन बातों को ध्यान में रखकर हम विज्ञान के क्षेत्र में अनुवाद की प्रक्रिया को अपनाते हैं और उस दिशा में महत्वपूर्ण काम हम करते चलते हैं। मित्रों, आज विज्ञान के क्षेत्र में अनुवाद के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की जा रही हैं। यह आज की महत्वपूर्ण देन भी है और यही इसकी प्रासंगिकता भी है। इसलिए आज हम इस विषय को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगले विषय पर फिर आगे चर्चा करेंगे।
नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, एडुसेट लाइव लेक्चर श्रृंखला में आपका स्वागत है। मित्रों, हम अनुवाद पाठ्यक्रम के अंतर्गत, अनुवाद विषय के अंतर्गत अनुवाद के भिन्न भिन्न क्षेत्रों, आयामों, पक्षों, इन पर विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे संसदीय क्षेत्र में या संसदीय सामग्री के क्षेत्र में अनुवाद की क्या भूमिका है, अनुवाद की प्रक्रिया उससे कैसे जुड़ती है और संसद और अनुवाद का संबंध किस रूप में हमारे समक्ष आता है। हम जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक व्यवस्था का इससे जीवंत उदाहरण दूसरे किसी देश में दिखाई नहीं देता कि हमारे 29 राज्य हैं और इन राज्यों में से अलग अलग प्रतिनिधियों का मताधिकार के आधार पर चयन होता है और लगभग 543-44 जो हमारे संसद के सदस्य चयनित होकर आते हैं, निर्वाचित होकर आते हैं इलेक्शन के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग जब हम करते हैं तो फिर वो जो हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि संसद में पहुंचते हैं तो स्वाभाविक है कि भारत का जो भूगोल है वो अलग अलग भाषाओं से जुड़ा हुआ भूगोल है। हमारे यहाँ राज्यों में जो राज्यों का जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण में भाषा की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए राज्य से भाषा की पहचान भी होती है और भाषा से राज्य की पहचान भी होती है। कहीं कहीं तो नामकरण से ही राज्य के हम इसका अनुमान लगा सकते हैं कि उस राज्य की भाषा क्या होगी। जैसे पंजाब की बात करें तो पंजाबी वहाँ पर है, तमिलनाडु की बात करें तो तमिल वहाँ पर है, बंगाल की बात करें तो बंगला वहाँ पर है, महाराष्ट्र की बात करें तो मराठी, गुजरात की बात करें तो गुजराती, हरियाणा की बात करें तो हरियाणवी। इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो भाषाओं की स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इन क्षेत्रों से, इन राज्यों से, इन भाषा भाषी समुदायों के बीच से जब प्रतिनिधि के रूप में राज्यसभा और लोकसभा में जो हमारे सांसद आते हैं, जो देश की तमाम चुनौतियों को, समकालीन समस्याओं को, विकास को, उपलब्धियों को और जो समस्याएं हैं उन पर जब चिंतन मनन होता है, निदान करने के लिए रास्ते तलाश किए जाते हैं, उसमें पक्ष विपक्ष आदि के बीच में जब चर्चा परिचर्चाएं होती हैं, जब वाद विवाद होते हैं तो स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति हर भाषा का विशेषज्ञ तो नहीं होता। एक व्यक्ति 1, 2, 3, 4 भाषाएं सीख सकता है, 5 सीख सकता है, लेकिन ये तो मल्टीलिंगुअल कंट्री है, बहुत सारी भाषाओं का देश है और अलग अलग राज्य, एक एक राज्य में भी कई कई भाषाएं हम देख सकते हैं कि बहुत ही फल फूल रही हैं और उनका अपना एक क्रमिक विकास है, समृद्धि और संपन्नता का, चाहे वो बोलचाल के संपर्क के मामले में हो या साहित्य के मामले में हो
या प्रशासन के मामले में हो, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर भी भाषाओं के प्रयोग की जब केंद्र सरकार की राजभाषा हिंदी घोषित हुई तो राज्य सरकारों की राजभाषा वहाँ की भाषा रहे, इस पर भी प्रावधान किए गए और सारी हमारी देश की समस्त भाषाओं का विकास समुचित रूप से होता रहे और उनमें कोई अवरोध ना आए, रुकावट ना आए, ये सारी व्यवस्थाएं जब की गई तो मित्रों संसद में अलग अलग भाषा भाषी समुदाय के प्रतिनिधि जब एकत्रित होते हैं, विमर्श करते हैं, जब पार्लियामेंट्री सेशन चलते हैं तो वहाँ पर अनुवाद की व्यवस्था अनिवार्य हो जाती है, क्योंकि जो स्पीचेस होती हैं, जो वक्तव्य होते हैं, व्याख्यान होते हैं, भाषण होते हैं या प्रश्नावली आदि का जब सत्र होता है तो उन सब में वो भाषाओं के परस्पर विनिमय की, आदान प्रदान की संभावना भी होती है, अपेक्षा भी होती है। अब तो हम देख सकते हैं कि हमारे संसदीय व्यवस्था में हम एक भाषा के प्रश्न को, एक भाषा के वक्तव्य को जिस भाषा में हम सुनना या जानना चाहते हैं उस भाषा में हम उसको मशीन के माध्यम से प्राप्त भी कर सकते हैं। यानी मशीनरी के क्षेत्र में भी बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन अनुवाद को लेकर हुआ है और यदि हम चाहें तो लिखित रूप में भी हम उस तरह की सामग्री को अपनी भाषा में, जिस भाषा में हम चाहते हैं, उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। उसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी होती है। तो जहाँ तक बात संसद की है मित्रों, हम जानते हैं कि लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है संसद को, और संसद जो आज़ाद भारत के संविधान की निर्मात्री भी है। यानी जो हमारा देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद, आज़ादी के बाद हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की, संवैधानिक निर्माण की जो प्रक्रिया प्रारंभ की, तो वह सारा सिलसिला इसी संसद से प्रारंभ हुआ। 26 जनवरी 1950 से हमने अपने संविधान को लागू किया, इसलिए हम गणतंत्र की बात जब करते हैं तो उसी तिथि से करते हैं। 1951 में भारत का पहला आम चुनाव हुआ था। हम 47 में आज़ाद हुए और 1951 में पहला आम चुनाव जो जिसको हम जनरल इलेक्शन कहते हैं वो 1951 में हुआ और वहीं से भारतीय संसद का निर्माण भी हुआ। मित्रों, भारतीय संविधान में जो संसद का स्थान है वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है वो। इसलिए नए संविधान में शासन की संसदीय प्रणाली को ही अपनाया गया। इसीलिए हमारे जो राज्य हैं उनके 3 हिस्से किए गए, 3 अंग बनाए गए और वो अंग 3 हमने पूरी भारतीय व्यवस्था का, न्यायिक व्यवस्था का या उसके संचालन आदि की व्यवस्था का जब मुद्दा आया, विचार आया, तो हमने अपनी राज्यों के 3 अंग निर्धारित किए। एक जिसको हम कार्यपालिका कहते हैं, कार्यपालिका का अर्थ है सरकार यानी गवर्नमेंट। दूसरा जिसको हम न्यायपालिका कहते हैं, न्यायपालिका का मतलब है हमारी जुडिशरी, हमारी जो अदालतें हैं, जो अलग अलग लेवल की, अलग अलग स्तर की हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है या सामान्य अदालतें हैं, तो ये सारी। और तीसरा विधान पालिका, विधान पालिका को हम संसद कहते हैं। तो हमारी पूरी राज्य व्यवस्था में ये 3 एक प्रकार की संस्थाएं हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, सरकार, अदालतें और संसद, यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधान पालिका। भारतीय संसद में हम देख सकते हैं कि हमारे 2 सदन मिलते हैं। एक जिसको हम लोकसभा कहते हैं जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और दूसरी जिसको हम राज्यसभा कहते हैं। इसलिए मित्रों, लोकसभा के जो सदस्य हैं, पार्लियामेंट में जो 2 हिस्से हैं उसमें एक लोकसभा है। लोकसभा के जो सदस्य हैं वो निर्वाचन से चुने जाते हैं, उनका चुनाव होता है, इलेक्शन होता है और उसके बाद मतों की गणना के आधार पर वो चयनित होते हैं या चयनित नहीं होते हैं। देश के 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो भी मताधिकार करने वाले वयस्क हैं, बालिग हैं, उनको मत का उपयोग करने का अधिकार हमारे यहाँ है। इस पूरी प्रक्रिया में जो वोटिंग राइट जिसको हम कहते हैं, वोट देने की व्यवस्था जिसको हम कहते हैं, उसमें भी हम देख सकते हैं
कि भाषा का बड़े व्यापक स्तर पर प्रयोग होता है। वोटर कार्ड बनता है, आधार कार्ड बनता है, वो सब कुछ, उसमें भी बायलिंगुअलिज्म का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है, यानी द्विभाषिकता। और क्षेत्रीय स्तर पर भी इस तरह आधार कार्ड आदि बनाते हुए भाषाओं के प्रयोग को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है। इसलिए मित्रों, जिस दल को लोकसभा में, चूँकि इलेक्शन या चुनाव के माध्यम से हमारे सामने आते हैं, बहुमत मिल जाता है, जिसके पास वोटिंग राइट का अधिक से अधिक मत प्राप्त हो जाता है, उसी दल को फिर हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, राष्ट्रपति हैं, वो प्रधानमंत्री बनाने का निमंत्रण देते हैं। यानी जिस पार्टी को, जिस राजनीतिक दल को तुलना में अधिक मत, अधिक सांसद बनाने का अवसर मिलता है, यानी जो वोटर है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देता है, उस पार्टी को राष्ट्रपति आमंत्रित करते हैं कि वो अपने प्रधानमंत्री का गठन और चयन करें, और लोकसभा उस पर फिर मोहर लगा देती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, परंतु उसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन समय समय पर होता चलता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। तो ये जो व्यवस्था बनाई गई है, इसमें राज्यसभा में जिस दल के जितने सदस्य होंगे, उसी अनुपात में उनके सदस्य राज्यसभा में आ भी पाएंगे। इसलिए राज्यसभा को राज्यसभा कहा भी जाता है, यानी नामकरण की सार्थकता या उसका आधार भी यह है। इस पूरी पृष्ठभूमि के तहत हम देख सकते हैं कि हमारे संसद के जो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं, इनकी जो कार्रवाइयाँ हैं, समय समय पर जिस तरह से यहाँ पर कार्य का निष्पादन होता है, देश के संदर्भ में, राज्यों के संदर्भ में, निवासियों और नागरिकों के संदर्भ में, या अन्य मुद्दों और मामलों पर जो फैसले होते हैं, जो निर्णय होते हैं, जो नीतियाँ बनती हैं, पॉलिसीज़ का निर्धारण होता है, और जो योजनाएं बनती हैं, चाहे वो पंचवर्षीय हों या सप्तवर्षीय हों, उन सब में भाषा का और अनुवाद का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि भिन्न भिन्न भाषा भाषी क्षेत्रों से आए हुए हमारे सांसद जब परस्पर विनिमय करते हैं, विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, चर्चा परिचर्चा करते हैं, तो भाषा उनमें निश्चित है कि बीच में कहीं बाधा बनती है, क्योंकि मेरी जो भाषा है ये आवश्यक नहीं कि बाकी लोगों की भी हो। तो ऐसे में मित्रों, हम अनुवाद को युद्ध स्तर पर फिर उसके साथ जोड़ देते हैं, और उसमें पूरी जो मशीनरी है, पूरा जो सिस्टम है, वो भी काम करता है। इंटरप्रेटर्स भी होते हैं, तत्काल भाषांतरकर्ता संसद में, जो इस प्रकार की स्थितियों में, इस प्रकार के मसलों में वो साथ के साथ अनुवाद करते हुए उसको अंतरित करके, रूपांतरित करके अन्य सदस्यों तक पहुंचाने का यत्न भी करते हैं। किसी का प्रश्न है, उसके लिए भी कभी कभी तत्काल भाषांतरण की आवश्यकता होती है। कई बार वक्ता जब अपनी बात रख रहा होता है या क्लैरिफिकेशन दे रहा होता है, स्पष्टीकरण हो रहा होता है, तो उस पर भी फिर उस तरह की ज़रूरत पड़ती है। संसद, लोकसभा और राज्यसभा, इन में सबसे महत्वपूर्ण और ऊपर का स्थान राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति इन दोनों सभाओं की बैठक आमंत्रित करते हैं, दोनों सभाओं को संबोधित करते हैं, और दोनों सभाएं राष्ट्रपति के संबोधन पर फिर आगे के लिए गंभीरतापूर्वक विचार करते हैं। राष्ट्रपति के जो सुझाव होते हैं, राष्ट्रपति का जो मार्गदर्शन होता है, उस पर फिर दोनों सदन चर्चा परिचर्चा करते हैं, और उनमें से किन किन चीज़ों पर कार्य करना है, किन किन मुद्दों को इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है, क्या नीतियाँ बनानी हैं राष्ट्र के विकास के लिए, समानता आदि के लिए, और तमाम तरह के जो समकालीन चुनौतियाँ हैं उनके लिए फिर निर्णय लेने का सिलसिला चलता है। तो ये सब कुछ अनुवाद और भाषा
इन दोनों की सहायता से आगे बढ़ता है। संसद का जो मुख्य कार्य है वो देश के कानून बनाना है। देश का शासन चलाने हेतु सरकार को अधिकार देना है। अलग अलग दलों की, पार्टियों की सरकारें भी राज्यों में हो सकती हैं और केंद्र की अलग और राज्यों की अलग भी हो सकती है, ये व्यवस्था भी है। यही लोकतांत्रिक सौंदर्य है। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि जो संसद है वो किस तरह राज्य सरकारों को अपने काम करने के अधिकार देता है, उनको वित्तीय सहायताएं भी जारी करता है समय समय पर। केंद्र भारतीय शासन का स्वरूप वास्तव में अर्ध संघीय है। शासन के कुछ विषय केंद्रीय संघीय क्षेत्र में आते हैं, कुछ विषय राज्यों के क्षेत्र में आते हैं और कुछ विषय केंद्र और राज्य दोनों के मिश्रित क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में भी आते हैं। इस तरह संविधान में विषयों को संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभक्त किया गया। ये 3 वर्ग उसके बनाए गए हैं। संसद को उन सभी विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई है, प्रदान की गई है, जो संघीय यानी केंद्रीय और समवर्ती सूची में शामिल है। तो केंद्र के अधिकार अलग तरह के अधिकार हैं, राज्यों के अधिकार अलग तरह के अधिकार हैं। राज्य सरकारें वो अपनी तरह के अधिकारों से संपन्न है और केंद्र सरकार अलग तरह के अधिकारों से संपन्न है, लेकिन दोनों में एक तालमेल, एक विनिमय रहता है। केंद्र उन सभी राज्यों पर दृष्टि रखते हुए देश के विकास में, देश की गति में उनकी भूमिका सुनिश्चित करते हुए उन्हें मार्गदर्शित करता चलता है। कोई कानून बनाना हो तो उसे विधेयक रूप में संसद के किसी एक सदन में विचारार्थ लाना ही होता है। इस सदन में पारित होने पर फिर दूसरे सदन में उसको ले जाया जाता है। दूसरे सदन में पारित होने पर उसे राष्ट्रपति से अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के अनुमोदन मिलने पर वह कानून या अधिनियम पारित हो जाता है और फिर वह एक निश्चित तिथि से राज्यों के लिए या केंद्र के लिए, जहाँ के लिए भी वह निर्मित होता है, वो लागू होता है। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रक्रिया है। और इसके अंतर्गत जो भी लिखत पढ़त होती है, जो भी ब्लैक एंड वाइट में डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं, दस्तावेज बनते हैं, रिपोर्टें बनती हैं, प्रस्ताव बनते हैं, फाइलें चलती हैं, पत्र आदि, प्रारूप आदि तैयार होते हैं, उन सब में भाषा का प्रयोग होता है और उन सब में फिर हम बाइलिंगुअलिज्म लाने का यत्न करते हैं, क्योंकि वह अनिवार्यता है, संवैधानिक प्रावधान है और उन सब के लिए फिर अनुवाद की ज़रूरत मित्रों पड़ती है। इसलिए संसद पूरी तरह से अनुवाद के आधार पर आगे बढ़ती है। अनुवाद न हो तो संसद की जो ये समस्त कार्य प्रक्रिया है उसमें बाधाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी। सरकार को प्रतिवर्ष सरकारी आय और व्यय का लेखा जोखा एक बजट के रूप में प्रतिवर्ष तैयार करना होता है, विचारार्थ प्रस्तुत करना होता है और पक्ष विपक्ष में चर्चा परिचर्चा के बाद उस बजट को लागू करने, पारित करने का काम भी होता है। अगले वर्ष के सभी व्यय और वसूलियां हेतु निर्धारित करने, उनको मंजूरी देने, इन सब कार्यों के लिए सरकार को वो सारी जो रिपोर्टें हैं, स्थितियां हैं, प्रस्ताव हैं, उनको संसद में लाना होता है ताकि संसद उसे मंजूरी दे और उसके बाद उनका इम्प्लीमेंटेशन, उनको लागू किया जा सके। बजट अधिवेशन महत्वपूर्ण होता है। अगले वर्ष के व्यय आय के लिए विनियोग विधेयक और तमाम तरह की ऐसी स्वीकृतियां जिनको वित्त विधेयक आदि के रूप में हम देखते हैं, पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में लाना अनिवार्य होता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि संसद में भाषा और अनुवाद का जो सिलसिला है वो समग्रतः चहुमुखी है, उसके बिना काम नहीं चलता, क्योंकि हम जानते हैं प्रशासन में कोई भी कार्य मौखिक रूप में नहीं होता। सारे कार्य दस्तावेजी होते हैं, उसको कागज़ पर लाना ही होता है, प्रस्ताव पारित होते हैं, फिर उनका अनुवाद होता है, फिर उनको प्रचारित प्रसारित किया जाता है अलग अलग राज्यों में, उसके हम देश के विभिन्न नागरिकों तक उसे पहुंचाया जाता है, फिर आगे उसका विस्तार रेडियो, टीवी, पत्र, पत्रिकाएं, अखबार आदि इन क्षेत्रों के माध्यम से उनको जन सामान्य तक ज्ञात भी कराया जाता है, पहुंचाया भी जाता है। विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक की भी राष्ट्रपति से अनुमोदन मिलने के बाद ही अधिनियम या कानून बनते हैं। जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर मोहर नहीं लगाते तब तक वो अधिनियम या कानून नहीं बन पाते। सरकार के कार्यों की समालोचनात्मक समीक्षा समय समय पर संसद में होती है। सरकारी पक्ष विपक्ष के प्रश्नों, शंकाओं का उत्तर
यह सिलसिला भी संसद में लगातार चलता है, शून्यकाल में भी और अन्यथा अन्य स्थानों पर भी। समय पर संसद की दोनों सभाओं में यह प्रक्रिया और इस प्रक्रिया संबंधी नियमों के अधीन अलग अलग तरह की चर्चाएं, परिचर्चाएं, समितियां, उप समितियां, मीटिंग्स, उनके निष्कर्ष, उनकी प्रस्तुति, उनका अनुमोदन, ये सारे सिलसिले वहाँ भी चलते हैं। दोनों सदनों में प्रतिदिन 1 घंटा या 2 घंटे प्रश्नकाल भी रखा जाता है, जिसमें मंत्री, प्रधानमंत्री या सांसद या सदस्य आदि अलग अलग तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। वो प्रश्न उनके राज्यों से संबंधित हो सकते हैं, उनके मंत्रालय से संबंधित हो सकते हैं या उस क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं जहाँ के वो प्रतिनिधि हैं, क्योंकि वहाँ जाकर उनको अपने वोटर को, अपने मतदाता को उनके प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, क्योंकि मतदाता अपने सांसद, अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि के माध्यम से ही अपनी समस्याओं को संसद तक पहुंचाते हैं और फिर संसद में उन पर विचार विमर्श होकर उससे संबंधित जो फैसले होते हैं, जो निर्णय होते हैं, वो निर्णय फिर उनको क्रियान्वित करने के लिए आगे पहुंचाए जाते हैं या उनको कार्य पद्धति से जोड़ा जाता है। संसद में प्रयुक्त होने वाली बहुत सारी भाषाएं हैं। आधिकारिक भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी हैं, लेकिन दोनों सदनों में प्रस्तुत होने वाले प्रत्येक दस्तावेज द्विभाषी बाइलिंगुअल होने अनिवार्य होते हैं। सरकार के बिल, सरकारी प्रस्ताव, वक्तव्य, दस्तावेज तब तक पटल पर नहीं रखे जा सकते जब तक अंग्रेजी पाठ के साथ हिंदी अनुवाद उसका न हो। ये अनिवार्यता है, दोनों भाषाओं में उसका पाठ साथ में होना चाहिए। संसद के चर्चा परिचर्चा, वाद विवाद या इसी प्रकार के तमाम कार्य वो दोनों में से किसी भी एक भाषा में बोले, बताए या अभिव्यक्त किए जा सकते हैं, लेकिन उनका दूसरी भाषा में पाठ होना आवश्यक होता है। जो सदस्य इन दोनों भाषाओं में न बोलना चाहें, वे सभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर से या सभापीठ की अनुमति से संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी भी क्षेत्रीय भाषा में बोल सकता है। मान लीजिए कुछ सांसद ऐसे भी हैं या हो सकते हैं जिनको अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाएं नहीं आती और वो जिस क्षेत्र से आते हैं वो उस क्षेत्र की यानी राज्य स्तर की भाषा जो है उसमें ही अपनी बात रखना चाहते हैं, तो उन्हें जो कुर्सी है, जो चेयर है, उससे अनुमति लेकर अपनी भाषा में अभिव्यक्त करने का अवसर भी मिलता है। वो चाहे तो उड़िया में, तेलुगु में या तमिल में या मलयालम में या अन्य जिस किसी भी भाषा में वो बोलना चाहें, अपनी बात रखना चाहें, चर्चा परिचर्चा करना चाहें, वो कर सकते हैं। ऐसे में फिर इंटरप्रेटर की, तत्काल भाषांतरकार की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बाकी जो सदस्य बैठे हैं ये ज़रूरी नहीं कि उन सबको मलयालम समझ में आ रही हो, उन सबको तमिल समझ में आ रही हो, उन सबको उड़िया समझ में आ रही हो। तो ऐसे में तत्काल भाषांतरकार अपनी भूमिका निभाते हैं और उसका अनुवाद हिंदी में और फिर अंग्रेजी में करके वहाँ बैठे हुए सदस्यों तक उसको पहुँचाते हैं। हिंदी अंग्रेजी से इतर भाषाओं के वक्तव्यों का हिंदी में, अंग्रेजी में अनुवाद उपलब्ध कराना अनिवार्य होता है। सभा के सभी भाषण हिंदी अंग्रेजी यानी द्विभाषा बाइलिंगुअलिज्म तत्काल उपलब्ध कराए जाते हैं। अनुवाद द्वारा यह प्रक्रिया पूरी की जाती है। सभा के सभी भाषण तत्काल हिंदी अंग्रेजी में अनुवाद हो जाते हैं तो उन्हें सदस्यों तक पहुंचा दिया जाता है ताकि वो उन्हें पढ़ भी सकें और वो चाहें तो उसे मशीन के माध्यम से सुन भी सकते हैं। वहाँ व्यवस्था टेबल पर इस प्रकार की होती है कि आप जिस भाषा में सुनना चाहते हैं उस भाषा को आप स्विच ऑन करके सुन सकते हैं। संसदीय जो डिबेट्स हैं, चर्चा परिचर्चाएं या वाद विवाद आदि हैं, वो हिंदी अंग्रेजी में एक साथ प्रकाशित भी होते हैं, उन्हें पब्लिश भी किया जाता है। जो पार्लियामेंट्री रिपोर्ट्स छपती हैं, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स छपती हैं, उनमें द्विभाषिकता के आधार पर इन सबको उपलब्ध भी कराया जाता है। यह अनिवार्यता है क्योंकि जो संविधान में हमारे प्रोविजंस किए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं, उनमें द्विभाषिकता की बात को बार बार दोहराया गया है। इस तरह मित्रों, संसद में अनुवाद का और विविध भाषाओं का यानी भाषाओं के वैविध्य का एक बड़ा विशाल क्षेत्र हमारे सामने उभर कर आता है। संसद को कोई पत्र, कोई कागज़, कोई दस्तावेज ऐसा नहीं दिया जाता जो बाइलिंगुअल ना हो, यानी एक भाषा में देना हो तो नहीं दे सकते। कम से कम 2 भाषाओं में, अगर प्रश्न भी भेजना है तो 2 भाषाओं में होना चाहिए। कोई क्वेरी है, कोई जिज्ञासा है
कोई स्पष्टीकरण है तो वो द्विभाषी होना चाहिए। संसदीय समितियों की कार्यवाही, उसके सारे वक्तव्य, सारे भाषण वो भी द्विभाषी होते ही हैं, और वाद विवाद का सारांश भी, उसकी जो समरी बनती है वह भी बाइलिंगुअल ही होगी। ऐसा नहीं कि समरी को हम एक भाषा में दे दें, उसमें भी उसी की अनिवार्यता मानी जाती है। प्रश्नकाल जब संसद की कार्यवाही में चलता है, जो कि प्रारंभ का 1 या 2 घंटे निर्धारित होते हैं, उसमें मंत्रियों के विभागों, मंत्रालयों आदि से संबंधित तमाम प्रश्न और प्रश्नों के उत्तर मंत्री उनके उत्तर देते हैं, और उस मंत्रालय से संबंधित प्रश्न संसद में बैठे हुए सांसद पक्ष के या विपक्ष के वो उठा सकते हैं, और मंत्री को उनका उत्तर भी देना होता है। वो सब भी बाइलिंगुअल होता है। जो सदस्य किसी भी मंत्रालय से प्रश्न पूछना चाहते हैं, कम से कम उन्हें 10 दिन पहले अपना प्रश्न संसद सचिवालय में हिंदी अंग्रेजी में भेजना होता है, या सचिवालय में उसको दर्ज कराना होता है, ताकि संबद्ध मंत्री उस प्रश्न से संबंधित जानकारी अपने मंत्रालय से, मंत्रालय के कार्यालय से एकत्रित कर ले, अर्जित कर ले, और फिर उस एकत्रित सामग्री के आधार पर वो संसद के पटल पर खड़ा होकर उन प्रश्नों के उत्तर दे सके। इस तरह संसद सचिवालय पूछे गए प्रश्नों को अध्यक्ष की अनुमति से द्विभाषी तैयार कर संबद्ध मंत्रालय को भेजता भी है। मंत्रालय उन प्रश्नों के उत्तर नियत समय में द्विभाषी रूप में तैयार करके संसद सचिवालय को भी भेजता है, यह भी अनिवार्यता है। अलग अलग विभागों के प्रश्नों के उत्तर अलग अलग दिनों में, जो कि सुनिश्चित होते हैं, पहले से दिन तय हो जाते हैं, क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक होती है, बड़ी होती है, इसलिए ये सारी चीज़ें पूर्व निर्धारित हो जाती हैं कि किन दिनों में किन किन मंत्रालयों के प्रश्नों पर चर्चा परिचर्चा हो सकती है। प्रश्न 2 तरह के होते हैं, कुछ तारांकित, जिनको स्टार्ड कहते हैं, उसमें स्टार लगा होता है, तारांकित प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर प्रश्नकाल के दौरान मंत्री मौखिक रूप से देते हैं, और अनुपूरक प्रश्न भी उसके साथ साथ पूछे जा सकते हैं। और दूसरे अतारांकित प्रश्न, जिनके उत्तर लिखित में पटल पर द्विभाषी रूप में देने होते हैं। तो कुछ प्रश्न जिनके उत्तर मौखिक रूप से मंत्री दे देते हैं, और कुछ प्रश्न जिनके उत्तर लिखित रूप में देना अनिवार्य होता है। इस तरह के 2 प्रश्न हमें मिलते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि संसद में अनुवाद की संभावनाएं, अनुवाद की स्थिति, भाषा की स्थिति, क्योंकि हमारे संविधान में जो दर्जा प्राप्त है, जिन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, वो 22 भाषाएं हैं जो राष्ट्रीय स्तर की भाषाएं मानी जाती हैं, राष्ट्र की भाषाएं उनको कहा जाता है। उन सब का ही अनुवाद से संबंध संसद में दिखाई देता है। तो अनुवाद के बिना संसद की समस्त जो गतिविधियां हैं, जो कार्यवाहियां हैं, जो प्रोसीडिंग्स हैं, वो अपूर्ण हो जाती हैं, नहीं चल पाती हैं। इस तरह हम देखते हैं कि संसद में जिन जिन पक्षों और मुद्दों में अनुवाद शामिल होता है, वो हैं प्रश्नों के अनुवाद, क्योंकि प्रश्न समय समय पर विपक्ष द्वारा पूछे जाते हैं, कुछ क्वेरीज होती हैं, कुछ जिज्ञासाएं होती हैं, और कुछ शंकाएं भी होती हैं। उन सब प्रश्नों के अनुवाद प्रस्तुत किए जाते हैं। उत्तरों के अनुवाद, उन प्रश्नों के जो उत्तर दिए जाते हैं उनका भी अनुवाद साथ में होता है। कार्यसूची में शामिल विषयों के अनुवाद, जो एजेंडा बनता है उसमें जो विषय शामिल होते हैं उनके भी ट्रांसलेशन होते हैं। विधेयकों के अनुवाद, विधेयक पारित करने की प्रक्रिया संबंधी समस्त कार्यवाहियों के अनुवाद, चर्चा परिचर्चा की सामग्री आदि का अनुवाद, वक्तव्य, भाषण, संबोधन आदि का अनुवाद, बजट चर्चा का अनुवाद, रिपोर्ट आदि का अनुवाद, संसदीय वाद विवादों के अनुवाद, संसदीय समितियों से संबंधित कार्यों के अनुवाद, और संसद की जो भाषिक प्रयुक्तियां हैं, इडियोमेटिक यूज़ हैं, अभिव्यक्तियां हैं, उक्तियां हैं, पत्र हैं, प्रारूप हैं, टिप्पणियां हैं, इन सब के समरीज हैं, सार हैं, इन सब के अनुवाद, और तत्काल भाषांतरण का भी मौखिक लिखित अनुवाद प्रस्तुत किया जाता है। ज्ञापन, विज्ञापन या पद नाम, विभाग नाम, संकल्प, आदेश, परिपत्र, तमाम तरह की सामग्री है, उन सब के अनुवाद भी पार्लियामेंट में हम देख सकते हैं, संसद में हम देख सकते हैं। इसलिए मित्रों, संसद जो है वो अनुवाद की दृष्टि से हम देख सकते हैं कि बहुत व्यापक सामग्री है, जहां अनुवाद के बिना काम नहीं चल सकता। और आज हम इस विषय को यहीं विराम देंगे, आगे फिर नए विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
और इसी के साथ हम धन्यवाद देते हैं डॉक्टर पीसी टंडन का। मित्रों, हम जल्द मिलेंगे और अनुवाद इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार।